प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है परीक्षणात्मक शोध या प्रयोगात्मक शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। हमने सामाजिक अनुसंधान के अनेक प्रकारों का पूर्व के वीडियो में विस्तार से चर्चा की और आज हम प्रयोगात्मक अनुसंधान के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रयोगात्मक शोध या व्याख्यात्मक शोध को भी नाम से जानते हैं। इसको प्रयोगात्मक शोध कह दो, चाहे परीक्षणात्मक शोध कह दो या व्याख्यात्मक शोध कह दो, एक ही बात है। इस संदर्भ में चैपिन नामक लेखक ने लिखा कि समाजशास्त्रीय शोध में परीक्षणात्मक प्ररचना की अवधारणा नियंत्रण की दशाओं के अंतर्गत अवलोकन द्वारा मानवीय संबंधों के अध्ययन की ओर संकेत करती हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार भौतिक विज्ञानों में विषय को नियंत्रित अवस्थाओं में रखकर उनका अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार नियंत्रित अवस्थाओं में अवलोकन परीक्षण के द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने को ही परीक्षणात्मक शोध कहते हैं। इस प्रकार के शोध में सामाजिक घटनाओं के कुछ पक्ष या वेरिएबल्स को नियंत्रित कर लिया जाता है और शेष चरों पर नवीन परिस्थितियों के प्रभाव का पता लगाया जाता है। इस प्रकार के शोध द्वारा ये ज्ञात किया जा सकता है कि किसी समूह, समुदाय, सामाजिक तथ्य, सामाजिक घटना आदि पर किसी नवीन परिस्थिति का कैसा भी कितना प्रभाव पड़ा है या नियंत्रित दशा में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के शोध का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर चैपिन ने बताया कि प्रयोग नियंत्रित दशाओं में किए जाने वाला अवलोकन मात्र है। जब केवल अवलोकन किसी समस्या को प्रभावित करने वाले कारकों का पता लगाने में असफल रहता है, तब वैज्ञानिकों के लिए एक एक्सपेरिमेंट का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। इस बात को श्री विमल शाह ने इस प्रकार प्रस्तुत किया कि प्रयोग शब्द शोध के उस भाग की ओर निर्देश करता है जिसमें कुछ चरों को नियंत्रित कर लिया जाता है जबकि अन्य में परिवर्तन लाया जाता है। उनके प्रभाव को नियंत्रित चरों पर देखा जाता है। स्पष्ट है कि प्रयोगात्मक या परीक्षणात्मक शोध का सामाजिक विज्ञानों में वही महत्व है जो भौतिक विज्ञानों में प्रयोगशाला पद्धति का है। परीक्षणात्मक शोध तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है पश्चात परीक्षण, दूसरा पूर्व पश्चात परीक्षण और तीसरा कार्यांतर तथ्य परीक्षण। नंबर 1, पश्चात परीक्षण, आफ्टर एक्सपेरिमेंट। इसमें सर्वप्रथम समान विशेषताओं एवं प्रकृति वाले दो समूहों को चुन लिया जाता है। इसमें से एक समूह नियंत्रित समूह और दूसरा समूह परीक्षणात्मक के नाम से जाना जाता है। नियंत्रित समूह में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन लाने का प्रयत्न नहीं किया जाता है। उसे किसी चर, कारक या नवीन परिस्थिति द्वारा बदलने का प्रयास नहीं किया जाता है। परीक्षणात्मक समूह में किसी नवीन परिस्थिति अथवा समूह पर इसका प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाता है। कुछ समय पश्चात परीक्षणात्मक समूह पर नवीन कारक या परिस्थिति के प्रभाव को मापा जाता है। यदि नियंत्रित और परीक्षणात्मक दोनों ही समूहों में समान परिवर्तन आते हैं तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि नवीन कारक या परिस्थिति का परीक्षणात्मक समूह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यदि नियंत्रित समूह की तुलना में परीक्षणात्मक समूह में परिवर्तन अधिक होते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि नवीन परिस्थिति या कारक का प्रभाव पड़ा है। यहाँ हम एक उदाहरण के रूप में दो समान समूह या दो गांवों को लिया जा सकता है जिसमें बाल विवाह का काफ़ी प्रचलन है। इनमें से एक समूह में, जिसे परीक्षणात्मक समूह माना लिया जाता है, बाल विवाह के विरुद्ध काफ़ी प्रचार प्रसार किया जाता है। कुछ समय के बाद इस समूह की तुलना नियंत्रित समूह से की जाती है जिसमें ऐसा कोई प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा है। यदि बाल विवाह के प्रचलन की वृद्धि से इन दोनों में अंतर देखने को मिले
और परीक्षणात्मक समूह में बाल विवाह की मात्रा काफ़ी कम हो जाए तो इसे नवीन कारक अर्थात बाल विवाह विरोधी प्रचार प्रसार का प्रभाव माना जाएगा। नंबर 2, पूर्व पश्चात परीक्षण। इस विधि के अंतर्गत दो समूहों का चुनाव नहीं करके केवल एक ही समूह का चुनाव किया जाता है। यहाँ इस समूह का अध्ययन दो विभिन्न अवधियों में किया जाता है और पूर्व तथा पश्चात अंतर को ज्ञात किया जाता है। पूर्व और पश्चात किए गए अध्ययनों के आधार पर यह मापा जाता है कि पूर्व की अवस्था और बाद की अवस्था में क्या अंतर आया। यह अंतर ही नवीन परिस्थिति या कारक का प्रभाव या परिणाम है। उदाहरण के रूप में अध्ययन के लिए एक गांव को चुन लिया जाता है जहां परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रभावों को मापा जाता है। एक अनुसूची की सहायता से ये पता लगा लिया जाता है कि गांव वालों ने इस कार्यक्रम को कहां तक स्वीकार किया। ये पूर्व की स्थिति है जिसे अध्ययन की दृष्टि से हम प्रथम स्तर कह सकते हैं। फिर इस गांव में रेडियो, दूरदर्शन, ग्राम सेवक, स्कूल अध्यापक, डॉक्टर, नर्स आदि की सहायता से लोगों को परिवार कल्याण कार्यक्रम की अच्छाइयों से भलीभांति परिचित कराया जाए। यह कराया जाता है। इस काल को उपचार काल या द्वितीय स्तर के नाम से जाना जा सकता है। एक निर्धारित अवधि के पश्चात इस गांव का पूर्व में निर्मित अनुसूची की सहायता से पुनः अध्ययन किया जाता है। यह पश्चात की स्थिति है जिसे तृतीय स्तर माना जा सकता है। अब पूर्व की स्थिति और पश्चात की स्थिति में अंतर ज्ञात हो जाएगा। पूर्व की बजाय अब यदि गांव वाले परिवार कल्याण कार्यक्रम को अधिक मात्रा में अपनाते हैं, स्वयं आगे आकर इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हैं, तो इसे उपचार काल या द्वितीय स्तर में किए गए प्रयत्न का परिणाम माना जाएगा। इसके बाद कार्यांतर या ऐतिहासिक तथ्य परीक्षण। अतीत से संबंधित तथ्यों या किसी ऐतिहासिक घटना का अध्ययन करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अतीत की घटनाओं को दोहराया नहीं जा सकता। उनकी पुनरावृत्ति शोधकर्ता के लिए संभव नहीं है। उन्हें न तो नियंत्रित किया जा सकता है और न ही इनमें कोई परिवर्तन लाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में शोध विधि को काम में लेते हुए प्राचीन अभिलेखों के भिन्न भिन्न पक्षों का तुलनात्मक अध्ययन करके महत्वपूर्ण निष्कर्षों तक पहुंचाया जा सकता है। उपयोगी परिणाम निकाले जा सकते हैं। अभिलेखों की तुलना में महत्वपूर्ण परिणामों को मापना संभव हो पाता है। इस विधि द्वारा अध्ययन हेतु सामान्यतः दो ऐसे समूह का चुनाव किया जाता है जिनमें से एक समूह में जिसका कि उसे अध्ययन करना है कोई ऐतिहासिक घटना घटित हो चुकी होती एवं दूसरा ऐसा समूह जिसमें वैसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। इन दोनों समूह की पुरानी परिस्थितियों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर यह ज्ञात करने का प्रयत्न या प्रयास किया जाता है कि एक समूह विशेष में उस घटना के घटित होने के कारण हैं, कौन से क्या कारण हैं, कौन सी परिस्थितियों ने उस घटना के घटित होने में योग दिया है। इस विधि के द्वारा ऐतिहासिक घटना चक्रों का पता लगाकर वर्तमान अवस्थाओं या घटनाओं के कारणों की खोज की जा सकती है। इस विधि का अध्ययन का एक अन्य उदाहरण प्रस्तुत करना भी यहाँ बहुत उचित होगा। मान लिया कि हमें अनुसूचित जनजातियों पर विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के प्रभाव का अध्ययन करना है। इसके लिए हमें ऐतिहासिक तथ्यों को चुनना पड़ेगा। यह पता लगाना पड़ेगा कि इन कल्याण कार्यक्रमों की जानकारी किन किन लोगों को है या इन कार्यक्रमों का लाभ किन लोगों को मिला है। फिर ये पता लगाना होगा कि जो लोग इस कार्यक्रमों से लाभान्वित हुए हैं उनकी एज क्या है, वे किस क्षेत्र में के रहने वाले हैं। ऐसे अध्ययन का लाभ ये होगा कि इसकी तुलना के आधार पर पता लगाया जा सकेगा कि कल्याण कार्यक्रमों का लाभ उठाने में कौन सी जनजातियों की विशेषता किन क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियां आगे हैं। जिन जनजातियों के लोगों ने इन योजनाओं का लाभ उठाया है वे शिक्षित हैं या अशिक्षित तथा वे प्रमुखतः किस आयु समूह में आते हैं। साथ ही यह भी ज्ञात हो सकेगा कि कार्यक्रम का लाभ उठाने वाले लोगों में प्रमुख कौन हैं। क्या वे कृषक हैं या कृषि श्रमिक हैं या दस्तकारी का काम करने वाले हैं
यह वन संपदा को एकत्रित करने पर अपनी आजीविका चलाने वाले हैं। यह कारखाने में काम करने वाले मजदूर हैं। कुछ समय के पश्चात इन्हीं कारकों को ध्यान में रखते हुए उन्हीं लोगों को पुनः अध्ययन किया जाएगा और तत्पश्चात तुलना के आधार पर महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।